कल एक फिर से 19-20 के लिए डिपार्टमेंट ने सीबीआईसी ने डायरेक्शंस इशू करे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया अपने डिपार्टमेंट में अफसर्स को। एक डीजी सिस्टम ने सर एक स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है ऑनलाइन वर्कफ्लो के रूप में। ये एक एप्लीकेशन है सर, जिसमें क्या है सर अभी कि अब डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी रिस्क पैरामीटर्स के अंदर किसी भी कोई भी गलती होती किसी व्यापारी के बारे में पता चलता है रिस्क मैनेजमेंट में कि उसने कोई चोरी करी है या टैक्स कम जमा किया है, तो उसके बारे में डायरेक्टली उसके ज्यूरिडिक्शनल अफसर्स के पास वो पहुंच जाएगा इंफॉर्मेशन, और फिर वो उसके बेस पर अपना ASMT 1011 कर सकेंगे उस व्यापारी से। ये एक एडवांस प्रोसेस बनाई गई है सर, जिसके अंदर विभाग ने फैसिलिटेट किया है अपने अफसर्स को कि एक इनका जो डीजी सिस्टम के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है अलग अलग डिपार्टमेंट से, वहां मॉनिटर होगी सर। उसके बाद उसका एक यूजर मैनुअल इन्होंने बनाया है अपने अफसर्स के लिए वर्कफ्लो में कि उन्होंने कैसे कैसे काम करना है। यदि कोई इस टाइप से आता है, यदि किसी ने यदि कहीं पे आईटीसी का है या फेक आईटीसी है या टैक्स शॉर्ट पेड है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस जीएसटी नंबर की डीजी सिस्टम उस जहां पर वो एग्जिस्ट करता है व्यापारी रजिस्टर डाली उसके ज्यूरिडिक्शनल अफसर के पास पहुंचेगी और वो आगे उसको अपने सादे फॉरवर्ड कर देगा। सर याद करें अभी जब हमारे एक्ट के अंदर चेंज हुआ था तो उसके अंदर यही किया हुआ था कि यदि कोई शॉर्ट पेड करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड नोटिस आएंगे। ये उसी प्रोसेस के अंदर ये बनाया गया जो सिस्टम जनरेटेड का था कि हमारा कि शॉर्ट पेड या टैक्स कम पे करता है तो ऑटोमेटिकली जो ASMT 11 के 10 के जो जनरेट होते थे नोटिस वो उसी प्रोसेस में। तो सर इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन इनको लेनी है सर, उसके लिए इनके पास 3 डिपार्टमेंट है सर। मैं बता रहा हूँ सर, इसमें एक तो इनके पास जो पोर्टल है वो हमारा है, क्या नाम आपका, DigiGram, दूसरा है GST पोर्टल, तीसरा है EBA पोर्टल और चौथा है सर एडविट। सर एडविट एक तरह का पोर्टल है, ये है एडवांस एनालिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर एक पोर्टल है। ये सर 27 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया। बेसिकली ये एक MOU है जो CBIC, MCA और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तीनों ने आपस में MOU ये साइन किया गया है कि ये एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जो भी है MCA के पे यदि कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेट होती है या कोई LLP इनकॉर्पोरेट है, तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली दूसरे डिपार्टमेंट्स को पहुंच जाएगा। सर किसी का आई थिंक किसी का माइक ओपन है, जरा सर प्लीज। तो सर ये जो एप्लीकेशन है ये एडवाइजरी है, इसके लिए उन्होंने आपस में दी है 16 मई को दी है बाय 22/23 22/2023 की एडवाइजरी है CBIC की ACS-GST एप्लीकेशंस के रूप में, जो इन्होंने अपने सारे डिपार्टमेंट अपने अफसर्स को लागू कर दी है। इसी के थ्रू नोटिस देगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा SOP में बता दूं सर कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के बारे में सर एक फाइल करके दिखाऊंगा तैयार। मनोज बंसल जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा जी सर। सर इसके अंदर जो सिलेक्शन ऑफ रिटर्न फॉर स्क्रूटनी के लिए जो रिटर्न है वो DigiGram सिलेक्ट करेगा। DigiGram ज्यादा यदि लोगों को नहीं पता हो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट करके एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DigiGram कहते हैं। बीच में एक क्वेश्चन है सर, पूछ लूं? जी अंकित जी। जैसे एडविट पोर्टल है तो क्या हम एडविट पोर्टल पे खुद भी देख सकते हैं कि हमारा क्या डाटा वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए एडविट पोर्टल को डायरेक्ट पोर्टल आप खोल सकते हैं, मगर उस पर क्या डाटा शो हो रहा है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। जैसे AIS का डाटा चेक कर सकते हैं हम, 26AS चेक कर सकते हैं, तो क्या एडविट इस तरह का पोर्टल नहीं है? नहीं सर, ये तो तीनों डिपार्टमेंट की आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोग्राम बनाया गया ना पोर्टल। अब इस पे जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी यदि कोई बहुत सी बार क्या होता है, पार्टी ने कोई डाटा नहीं दिया तो जैसे हम AIS से पता लगा लेते हैं, फिर हम पार्टी से थोड़ा सा डिटेल निकलवा लेते हैं,
तो क्या एडविट के थ्रू इस तरह का पॉसिबल नहीं हो सकता कुछ? नहीं देखिए, आप अंकित जी, जैसे एआईएस के अंदर क्या होता है, जो डाटा आप कहते हो पार्टी ने हमें नहीं दिया, मगर उसने उस पोर्टल पे अपलोड किया। नहीं, वो तो सपोज जैसे, ऑटोमेटिक आ रहा है। नहीं ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, वो भी कहीं ना कहीं से एआईएस अपलोड किया जा रहा नहीं, होगा। वो तो अपलोड किया जा रहा है। जैसे जी। एआईएस का एक बार बात भी हुई थी, हम्म। जो इनका डाटा अपलोड होता है बैंक वालों का, जी। जो इंटरेस्ट वगैरह अपलोड होता है, तो वो जी। एआईएस के पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। जी। तो सर वही तो कह रहा हूँ ना कि बैंक को टूल दिया हुआ उन्होंने कि बैंक जी को जी जी। हर एक डिटेल अपलोड करने हैं, तो उधर हाँ जी। बैंक अपलोड करेगा और हमारा पैन नंबर से, इसलिए हम उसको देख सकते हैं। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। हो सकता है आगे सर फ्यूचर में, क्योंकि ये भी नया है अभी, इसके अंदर मैंने अभी खोल के देखा था तो मुझे केवल इंफॉर्मेशन दिख रही थी, बट हमसे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन और हम इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जान कर जी जी सकते हैं, जी। हो सकता है आगे इसके लिए कुछ ना कुछ इससे फैसिलिटेट किया जाए डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बेसिकली अभी तक जो हम लोगों में एक था कि हमारा ज्यूरिडिक्शनल अफसर कोई भी कमी के ऊपर भेज देगा, तो जो अब नया सिस्टम जो 19-20 से निकाला जा रहा है, उसमें ये दिया जा रहा है सर कि डीजी ग्राम सिलेक्ट करेगा स्क्रूटनी के लिए रिटर्न अपने रिस्क, वेरियस रिस्क पैरामीटर्स के बेस पर, और उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो उसके ज्यूरिडिक्शनल अफसर को भेज देगा। ज्यूरिडिक्शनल अफसर को क्या करना है कि 7 दिन के अंदर लिस्ट बनानी है कौन कौन से हैं, उसके बाद उसको प्रायोरिटी बेस, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व है उनको नोटिस पहले भेजना है विद इन 7 डेज। ये पूरा जी उस गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने उसके एसओपी पे दिया है कि जैसे ही उनको मिलेगा आप लिस्ट बनाएंगे, उसके विद इन अ मंथ आपको उसकी स्क्रूटनी करनी है, हायर प्रायोरिटी जिसमें ज्यादा रेवेन्यू का इन्वॉल्वमेंट है उनको प्रायोरिटी पे लेना है, आपको नोटिस वहां से आगे फॉरवर्ड करना है। उसके बाद इसके अंदर वही कर दिया कि आपको नोटिस देना है, 30 दिन का टाइम देना है, 30 दिन के अंदर जवाब आ जाता है उसका, तो उसके बाद आप यदि सेटिस्फाइड, यदि आपको वो देखता है कि उन्होंने अपनी चीजें मान ली, यदि कोई शॉर्ट टैक्स पेड है और उसने DRC 03 से जमा कर दिया है, तो सेटिस्फाइड करके आप कंक्लूड कर सकते हैं उस प्रोसीडिंग्स को। इसके अभी तक जैसे हम लोगों में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ लोगों ने DRC 03 से जो टैक्स जमा कर देते थे, तो जो नोटिस आते थे उसमें उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते थे। इसके जी बारे में भी इसमें डायरेक्शंस दिया गया है। इसमें यह डायरेक्शन दिया गया है कि आपको नोटिस इशू करने से पहले यदि किसी ने कोई भी टैक्स जमा किया है तो आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो सर इसके अंदर क्लियर कट उन्होंने ये लिखा हुआ है, अफसर्स को उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं कि वही जैसे मैं बताया कि रिस्क बेस्ड ऑन लाइकली हायर रेवेन्यू इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर हायर रेवेन्यू का इन्वॉल्वमेंट है उनको पहले स्क्रूटनी की शेड्यूल में आपको बनाना। बेसिकली उन्होंने बनाया कि आपको हमने जैसे एक ज्यूरिडिक्शनल अफसर को उन्होंने दे दी कि भाई आपके यहाँ इतने इतने जीएसटी इंजन पे टैक्स रेवेन्यू में कहीं शॉर्ट पेड है या फेक आईटीसी है, तो उसमें भी अब अफसर को छांटना है कि जिसमें ज्यादा टैक्स का इन्वॉल्व है उन्हें प्रायोरिटी पे अपने शेड्यूल में बनाना है, उनको पहले नोटिस देना है। ठीक है सर। इसी के अंदर इन्होंने प्रोसेस को जैसे बनाया है, तो एक तो पहले इन्होंने किया है कि स्क्रूटनाइज जो अफसर उसके बाद इसको अपने को स्क्रूटनाइज करेगा रिटर्न्स को पर्टिकुलर। इसके अंदर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कर दी कि सर इसमें लिख दिया है, उन्होंने दिया है कि आपको जो नोटिस देना है उसके अंदर हर चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अभी तक उन्होंने दे दिया कि अधिकतम जितना आपको पता चल सके उतना कैलकुलेट करके क्वांटिफाई करना जरूरी है। हम लोग जो एक नॉर्मल लाइनें दे देते थे कि हम लोग एक अंदाज जैसे कि ये दिखा दिए वो दिखा दिए, तो उन्होंने कह दिया फेक या वैग वॉग नहीं देना है, बोगस नहीं देना है, आपको बेसिकली नोटिस पर्टिकुलर देना है क्या कमियां हैं उनके बारे में। जिसमें एसओपी जो है वो सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए आ गई। सर अभी ये तो तक अभी तो उन्होंने जो, सीबीआईसी नहीं दिए, हाँ जी, तो वो सेंट्रल पे भी लागू एप्लीकेबल होती है दोनों ना? को, दोनों पे लागू होगी सर। हाँ जी। तो सेंट्रल वाले, आपने कभी भी देखा हो जो नोटिस देते हैं ऑनलाइन, जी। अगर कोई भी नोटिस आता है उनका, तो वो जी। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उस तरीके से लिखते हैं ताकि उनकी अपनी गर्दन भी बची रहे। जी। जी। क्योंकि उन्हें उस चीज का भी रिप्लाई देना होता है कि हमने अगर इतना काउंट किया था तो हमें उतना वसूल भी करना है। हम्म। नहीं सर यहाँ जबकि उसमें इन्होंने दिया है। हाँ जी। स्टेट में ऐसा रहता है कि उन्हें तो हम्म। अपने मन मर्जी का लगाना है, वसूल चाहे 100 रुपये हो जाए। हम्म। नहीं नहीं, अब तो इसके अंदर बाकायदा क्वांटिफाई करना है क्या कमी है, जी वो जी तो अब सब चीज उनके पोर्टल पर आएगी जी कि जी कितना पे आ रहा है, नॉर्मल आएगा, उसको उनको एनालाइज करना है, जो रिटर्न दिया उससे मैच करना है, उसके बाद क्वांटिफाई करना है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सर जो ये दिया गया है एसओपी में
कि जो आप बता रहे स्टेट वाले की आंख बंद करके कहीं का जी कुछ जी जी बना के दे हाँ देते जी हाँ जी थे, हाँ जी या जर्नल फॉर्मेट में बना के दे देते थे, जी 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 या जी जो जी आजकल आप देख रहे हो कि एक जर्नल हाँ जी फॉर्मेट में नोटिस आ रहे हैं SMT10 हाँ जी। कि 9C उठा लिया, भले उसने 9C फाइल किया नहीं या नहीं किया चलो हुआ। वो एक फॉर्मेट भी सही है, उसके साथ एक नया पर्चा भी लग रहा है ना सर, हाँ उसके साथ में एक नया पर्चा ऐड कर दे रहे हैं, आपकी भी इतनी बैलेंस शीट अटैच है, बैलेंस शीट में ये खर्चे हैं, उसका आपने आरसीएम नहीं दिया है ये, तो वो इस तरह के एक्स्ट्रा जो नहीं दिया जा सकता वो नोटिस से अलग भी वो भेज रहे हैं। अंकित जी, ये इस पे रोक लगेगी क्योंकि इस SOP के अंदर तो इन्होंने लिखा कि पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जो वर्ड यूज किया गया है वो जी लिखा जी जी हुआ है, फॉर ईच GST एंड identified for the scrutiny, the proper officer is required to scrutinize all return pertaining to the corresponding financial year under consideration। और एक चीज और बता दिया सर, अब तक जो आ रहे थे वो पहले भी आ गया था, जब ये 22 मार्च 21 को आई थी SOP कि एक ही आना पूरी साल के लिए नोटिस। हाँ अब जी हाँ इसमें जी स्पेसिफिक कर दिया है कि कंसोलिडेटेड आपको एक ही नोटिस भेजना है पूरी साल के लिए। तो सर इसके अंदर बस इसके बाद उसमें उन्होंने वही बताया, आप नोटिस देंगे, यदि समय का आ जाता है, स्पेसिफाई कर दिया है समय को बिल्कुल हाँ कि जी 30 दिन का समय देना है SMT11 के बाद, उसके बाद आपको अगले 30 दिन के अंदर SMT12 इशू करना है। यदि जवाब नहीं आता है तो 45 दिन के अंदर आपको 73, 74 की 74 कार्रवाई भी की शुरू कर कार्रवाई। देनी है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कर दी है कि यदि आपको लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं और आपको ऑडिट के लिए दिया है तो प्रायर आपको ऊपर इंफॉर्मेशन परमिशन लेनी है, प्रायर परमिशन लेनी है अपने ऊपर जी अधिकारी जी से, उच्च अधिकारी से, उन्हें इन्फॉर्म करना है। और दूसरा सर इसके अंदर ये और दिया कि जितनी भी ये मॉनिटर होगा उसको प्रिंसिपल कमिश्नर खुद मॉनिटर करेगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये जो कमियां आ रही थी अधिकारियों के अपने मन माफिक जो चीजें हो जी रही जी थी हाँ उस जी पर हाँ जी शायद उस पर लगाम लगेगी। काफी बड़ा है ये सर, इसमें 7-8 हाँ जी पॉइंट दिए हैं, टाइमलाइंस दिए हैं इन्होंने, पूरा पूरा उसके अंदर टाइमलाइन को ग्रांट किया है इन्होंने, कब दिया है, कम्युनिकेशन अफसर कब से कब करेगा, तो DG ग्राम टाइम टू टाइम भेजता रहेगा अफसर्स को ये चीज के लिए, उसके आधार पर उन्होंने किया है। तो जैसे दिया है कि DG ग्राम से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके लिए पूछा गया कि फाइनलाइजेशन ऑफ द स्क्रूटनी शेड्यूल कितने दिन में बनाएंगे आप, तो उन्होंने कहा 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको अपना शेड्यूल उस मंथ का बनाना है। फिर आपको नोटिस कब इशू करना है, तो उन्होंने कहा उसी मंथ में आपको स्क्रूटनी नोटिस इशू कर देना है। अब 30 दिन का समय देना है आपको SMT10 के जवाब के लिए। यदि जवाब आ जाता है SMT11 में तो आपको उसके विद इन 30 डेज आपको उसको, यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो SMT12 इशू करना है। यदि सेटिस्फाइड नहीं है आप तो आपको फर्दर इंक्वायरी के लिए भेजना है। तो सर जो अभी तक हम लोगों को एक कंफ्यूजन होता था कि सर हमने जवाब दे दिया SMT12 हाँ का, जी अभी जवाब आया नहीं, आगे क्या होना है, एक्सेप्ट है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर टाइम बाउंड कर दिया है कि यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्दर एक्शन के लिए आप इनिशिएट करिए इसके अंदर। तो हम इसके बेस पे उनको कह सकते हैं SOP के जब आपको ये दिया है प्रोसीजर बता दिया गया है और आपने नहीं दिया है तो इटसेल्फ हम या तो ये मानेंगे यदि आपने इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं आया तो आपने हमारा डीम्ड एक्सेप्टेंस डिमड मान ली एक्सेप्ट जाएगी। करना तो ये सही। एक बहुत अच्छा चीज है कि जिसके लिए जो अब तक बहुत परेशानी थी हम सब लोगों को हाँ जी हाँ जी कि हमने SMT11 दे दिया और SMT12 अब तक रिसीव नहीं हुआ जी है, जी तो एक सस्पेंस में थे कि हमारा एक्सेप्ट है या नहीं है। वो ये चीज जहां तक है, इससे मैं निकालता हूं अपना इंटरप्रिटेशन कि यदि हमें 30 दिन के अंदर हमें जवाब नहीं आता है तो हम ये मान लेंगे यदि फर्दर कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, मैं गलत पड़ गया थोड़ा सा, हिंदी थोड़ी, अंग्रेजी हम लोग थोड़ी कमजोर है ना मैम, थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है तो थोड़ा सा कभी कभी गलत बोल देते हैं हम लोग, क्षमा करिए। और आप JP गोयल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट में भागीदार हैं और प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान, परियोजना, वित्त पोषण, कंपनियों और अन्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा में करती हैं। ये पिछले 14 वर्षों से ये सब काम कर रही हैं। ये बैंक और कंपनी के ऑडिट में भी माहिर हैं। ये हमारे जो दीपक माहेश्वरी जी हैं, दीपक माहेश्वरी एसोसिएट्स लॉ फर्म है, उनकी साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा मैं पहले आपको गलत बोल गया था, ये उनके एज ए सलाहकार जुड़ी हुई है दीपक माहेश्वरी जी के साथ। ये भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान से MSME और स्टार्टअप में सलाहकार सर्टिफाइड हैं। इन्होंने MSME और स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सेमिनार में उन्होंने भाग लिया है। यह नए और मौजूदा SMI को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी नीतियों से अच्छी तरह की जानकारी रखती है और व्यवसाय संबंधी विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए ये विभिन्न व्यावसायिक मंचों पर आमंत्रित फैकल्टी भी रही है।
आप उत्तर प्रदेश विकास मंच UDF की सक्रिय सदस्य भी हैं। आप व्यवसाय समाधान करने का आपके पास विशेष कौशल है, जिसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। विभिन्न व्यवसाय विचारों के विषय में मार्गदर्शन करना, वो भी बिजनेस कैसे शुरू करें उसके विषय में जानकारी देना, व्यवसाय शुरू करने के संबंध में जब कोई भी कराधान या उसकी कानूनी औपचारिकता है उसको कैसे पूरी करना है उस विषय में जानकारी देती है। कोई विशिष्ट योजना अगर बनाना है या कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है तो उसके विषय में भी आपके पास महारत हासिल है। टैक्स प्लानिंग में तो आप जानते ही हैं कि महारत हासिल होगी ही। और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग MSME प्रोत्साहन और सब्सिडी योजना है उसके विषय में भी जानकारी देती हैं। और खाता बही वगैरह तैयार करने के संबंध में भी ये मार्गदर्शन देती हैं। बैलेंस शीट और एनुअल ऑडिट होती है उसके संबंध में भी ये मार्गदर्शन देती रही है। आज हमारे साथ ये एक सरस्वती पुत्री के रूप में उपलब्ध है और आज हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं निमंत्रित करता हूँ सुश्री ऋचा बिंदल जी को कि आज हम लोग के बीच में वो अपना उद्बोधन दें। थैंक यू सो मच शैलेश जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। थोड़ी सी गलती हुई, क्षमा करिएगा बीच में। नहीं, वो कोई बात नहीं। 3 in 1 की जगह 2 in 1 हो गया आप। जी चलिए, कोई बात नहीं। फिर भी ऐसे योग्यता वाले लोग काफी कम हैं जो 2 in 1 भी रहते हैं। बहुत कम लोग हमारे बीच में ऐसे आते हैं जो 2 in 1 होते हैं, उसमें से आप भी एक हैं। नहीं सर, बस आपका आशीर्वाद है। अगर आप 3 in 1 होती तो बहुत अच्छा लगता, हमारा बातें सही निकल जाती। क्या पता फ्यूचर में हो जाऊं। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो उस समय जब आप दोबारा आप कभी आएंगी तो मैं आपको 3 in 1 कह के आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए अपना परम सौभाग्य समझूंगा। चलिए ठीक है शैलेश जी, आपने बहुत अच्छे मेरा परिचय दिया। थैंक यू सो मच। सारी उपकाश की मैनेजिंग कमेटी जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि इस मंच पे बोलने के लिए। यहाँ मुझे लगता है भारतवर्ष के एडवोकेट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और आज मुझे बहुत ही हाईली ऑब्लाइज्ड कि मुझे इस मंच पर MSME का जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मुझे शेयर करने का मौका मिलेगा। तो शैलेश जी, क्या आप शुरू कर सकते हैं अपना लेक्चर कि हमको वेट करना है? जी जी नहीं, मैडम, मैम शुरू कर सकती हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जी आपके साथ। जी जी। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी मैम, दिख रही है सबको विजिबल है स्क्रीन? जी, विजिबल है। पहले मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूंगी, उसके बाद फिर आप लोगों की जो भी क्वेरीज है हम फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ठीक है सर? जी जी मैम। ठीक है। तो सर जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है MSME। MSME सेक्टर की कोलेटरल फ्री लोन और सब्सिडी स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है MSME एंड स्टार्टअप सेक्टर के लिए। तो इसी विषय में जो स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी है, पर आज हम कुछ मुख्यतः जो प्रमुख स्कीम्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको MSME के बारे में बताऊंगी। वैसे आप सब लोग को भली भांति ज्ञान होगा कि MSME सेक्टर क्या है और गवर्नमेंट क्यों आजकल इसको इतना प्रमोट कर रही है। जैसे कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है। सबको पता है कि देश की GDP को बढ़ाने में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर होती है, और इसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी है, जिसके द्वारा लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके और उस बिजनेस से ग्रो कर सके और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जॉब लेने की बजाय, जॉब सीकर की बजाय जो लोग जॉब गिवर हो, तो इससे क्या होगा, हर कोई स्वावलंबी बनेगा, देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश की GDP बढ़ेगी। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, पर जिनको जॉब नहीं मिलती है, फिर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इस चीज को, इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बहुत सारी लॉन्च करी है। तो उन्हीं में से जो मुख्यतः स्कीम है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो मैं आपको स्कीम बता रही हूँ वो है मुद्रा लोन स्कीम। मुद्रा लोन बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर कोई इस स्कीम के बारे में जानता है, पर तब भी ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है कि जब हम मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो हमको ये लोन नहीं मिलता है।
तो इस स्कीम के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, और अगर हम सही तरीके से सही पर्सन को अप्रोच करें तो ये लोन हमको मिल जाता है। बेसिकली जब हम कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड की आती है कि हम फंड कहाँ से लें, और फंड अगर चाहिए तो हमको कोलेट्रल भी देना पड़ेगा। तो ये इस कठिनाई की वजह से लोग अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी जो कम्प्लीटली कोलेट्रल फ्री होती हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती है। तो ऐसी स्कीम है ये। हमारे साथ दीपक जी जुड़ गए हैं। तो ऐसी ये स्कीम है मुद्रा लोन स्कीम। मुद्रा लोन बेसिकली ये जो मैंने आपको डिफिकल्टी बताई कोलेटरल सिक्योरिटी की, इसी डिफिकल्टी को और छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आजकल हमारे देश में स्टार्टअप का बहुत ज्यादा क्रेज है, हर इंसान स्टार्टअप करना चाहता है, पर स्टार्टअप कैसे करें, कहाँ से करें, और स्टार्टअप के लिए फंड कहाँ से लाएं। तो ये सब स्कीम्स हैं जो जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो जो मुद्रा लोन स्कीम है वो एमएसएमई ने लॉन्च करी, वो जो इंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, छोटे व्यापारी के लिए भी और मीडियम व्यापारी के लिए भी और बड़े व्यापारी के लिए। इनमें वो लोग आते हैं जो छोटा सा अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, ट्यूशन सेंटर, फैशन बुटीक, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप, और जो अपने छोटे से बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं उसके लिए भी ये स्कीम है। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने 3 पार्टों में बांटी है। पहली जो इसकी कैटेगरी है वो शिशु लोन, दूसरी है किशोर लोन, और तीसरी है तरुण। शिशु लोन में आपको 50,000 तक का लोन मिलता है, वो भी कोलेटरल फ्री। तो इस लोन को लेने के लिए आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है, आपको अपनी बैंक को अप्रोच करना है, आपको अपने पेपर्स देने हैं, और आपको छोटा सा लोन अमाउंट, जो 50,000 का बहुत ही छोटा लोन अमाउंट है, जो बहुत ही छोटे स्तर के व्यापारी जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए स्कीम है। इसमें आपको 50,000 तक लोन कोलेटरल फ्री मिलता है। फिर सेकेंड जो कैटेगरी आती है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और चर्चित कैटेगरी है, जिसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं, वो है किशोर लोन। ये किशोर लोन उन बिजनेस के लिए है दैट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंड which that business person who want to grow their business। इसमें जो लोन का अमाउंट है वो 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है। ये लोन भी आपको फ्री मिलता है। फिर तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है तरुण। तरुण थोड़ी हायर कैटेगरी की है। इनमें वो बिजनेस पर्सन फॉल करते हैं जो अपने ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं। इस बिजनेस में आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है। तो ये इस तरह की हमारी 3 कैटेगरी हो गई, शिशु, किशोर, तरुण। इसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख का लोन मिलता है। इस मुद्रा लोन की हाईलाइट फीचर ये है कि आपको कोलेटरल फ्री मिलता है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टेंट होता है जो भी कोई भी एंटरप्रेन्योर फेस करता है कि वो कोलेटरल उसके पास नहीं होती है, और इसी ऑब्स्टेकल की वजह से अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, अपना स्टार्टअप नहीं शुरू कर पाता। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मुद्रा लोन लॉन्च किया है 3 कैटेगरी में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। आपकी मिनिमम 18 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर एज होनी चाहिए। लोन अमाउंट जैसे कि हमने पहले भी देख लिया, 10 लाख तक मैक्सिमम मिलता है। इसके लिए एलिजिबल कौन है? इसके लिए इंडिविजुअल, स्टार्टअप, आर्टिशियन, स्मॉल वेंडर, शॉपकीपर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर। एक इसका फीचर और है कि ये मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और सर्विस सेक्टर ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी सेक्टर का एंटरप्रेन्योर हो वो इसके स्कीम का फायदा उठा सकता है। इंडियन सिटीजन को ही मिलता है विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। एलिजिबल एंटरप्राइजेस, इसके लिए कोई भी आपका बिजनेस का फॉर्मेशन हो, whether you are proprietor, you are partnership firm, whether you are private limited company, public limited company, LLP हो, NGO हो, ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कैसा भी बिजनेस फॉर्मेशन हो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये आपको नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए मिलता है, फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए नहीं मिलता है। ये आपको नॉन एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए आपको ये लोन दिया जाता है। तो इस तरह इस लोन के कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन हैं और कुछ फीचर्स हैं जिनके द्वारा आप ये लोन ले सकते हैं और अपना कोई भी छोटा सा बिजनेस या छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए फंड गवर्नमेंट के थ्रू ले सकते हैं। और अब ये एक छोटी सी स्कीम है, और दूसरी जो स्कीम मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिस इज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्कीम एक हाईलाइट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की,
और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, उसमें इतनी सक्सेसफुल रही कि 2022 में गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए बजट बढ़ा दिया, इस स्कीम की लिमिट बढ़ा दी। और जैसे कि आपको नाम से दिख रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ही लॉन्च करी गई है। हमारे देश में जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है या यूथ जो और अनएम्प्लॉयड जो बिजनेस पर्सन है, जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, खासकर ये स्कीम नए बिजनेस के लिए है, नए स्टार्टअप्स, नए एमएसएमई के लिए है, जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनके पास फंड नहीं होता है। तो पीएमबीजीपी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड क्रेडिट लिंक्ड स्कीम। ये एक सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम में आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। साथ में जो इसका हाईलाइट है वो ये है कि इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी अप टू 15 to 35% की सब्सिडी देती है, जिसके थ्रू आपका लोन का अमाउंट कम हो जाता है और आपको कम लोन के अमाउंट पे ब्याज देना पड़ता है। एक तरीके से आप गवर्नमेंट आपके लोन का कुछ पोर्शन फ्री कर देती है। इससे क्या होता है कि कोई भी नया व्यापारी को बिजनेस शुरू करने में आसानी हो जाती है, बिकॉज द लोन विच ही गेट और शी गेट्स इन अ चीपर रेट, क्योंकि उसका लोन का अमाउंट गवर्नमेंट खुद कम कर देती है। So PMEGP is a Government of India backed credit linked subsidy scheme. Under the scheme, beneficiary can get a subsidy amounting to rupees 15 to 35% of the project cost of the government. ये पीएमईजीपी एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का इनिशिएटिव है और इसको नेशनल लेवल पे खादी बोर्ड इम्प्लीमेंट करता है। केबीआईसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसको ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेट करती है। और पीएमईजीपी ही एक ऐसी स्कीम है, बहुत सारी स्कीम के अलावा ये एक ऐसी मेजर स्कीम है जो आपकी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है उसको दूर करती है। पीएमईजीपी को दो भागों में बांटा गया है। ये रूरल सेक्टर पे भी एप्लीकेबल होती है और अर्बन सेक्टर पे भी एप्लीकेबल होती है। तो इसमें रूरल सेक्टर की भी सारी एक्टिविटीज आती है और अर्बन सेक्टर की भी सारी एक्टिविटीज आती है। फिर से ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, किसी भी सेक्टर के लोगों को ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन बताती हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। एक तो हु कैन अप्लाई फॉर पीएमईजीपी लोन, कोई भी इस पीएमईजीपी के लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। द पर्सन, द इंडिविजुअल, इस स्कीम में ये एक पॉइंट है कि इसमें केवल इंडिविजुअल पर्सन, इसमें पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट अप्लाई, और सोल प्रोप्राइटरशिप कैन, individual can apply for this scheme, an individual who is above 18 years of age। इसमें एक एज एक एजुकेशन क्राइटेरिया भी है कि आपको एटलीस्ट 8 पास होना चाहिए। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको एटलीस्ट 8 पास होना चाहिए। इस स्कीम को लेने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, जितनी भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है, कोई भी ये स्कीम का फायदा ले सकता है। और इसकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। आपको KBIC online.gov.in पे जाना है, वहां अपने सारे पेपर सबमिट करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये स्कीम के लिए आपको पेपर्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है वो है आधार कार्ड, दूसरा आपको पैन कार्ड, तीसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस स्कीम के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी। वैसे इनका जो साइट है kbic.gov.in, इस पर इन्होंने हर सेक्टर के हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट डाले हुए हैं, तो उन फॉर्मेट की सहायता से भी आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। इसमें स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट डाला चाहिए आपको, रूरल सर्टिफिकेट अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ऑथराइजेशन लेटर। अब मैं आपको इस स्कीम का बाइफरकेशन बताती हूँ कि ये स्कीम रूरल सेक्टर में कितनी होती है, अर्बन सेक्टर में कितनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी होती है और इसमें सब्सिडी कैसे डिफाइन होती है। तो ये स्कीम बेसिकली दो भागों में बांटी गई है। एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसमें 25 लाख तक का लोन मिलता था, मैक्सिमम लोन। बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये इतनी सक्सेसफुल स्कीम हुई, लोगों ने बहुत स्कीम का फायदा उठाया। 2022 में गवर्नमेंट ने इसका 25 लाख का अमाउंट बढ़ा के 50 लाख कर दिया। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग इस स्कीम में अप टू मैक्सिमम
50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और जो सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर में है, पहले ये लिमिट 10 लाख थी, अब आप इसमें 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सारा लोन कोलेटरल फ्री है। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक रूरल सेक्टर में और एक अर्बन सेक्टर में। रूरल सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। इसमें 2 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी है आपकी जनरल कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है आपकी स्पेशल कैटेगरी इंक्लूडिंग SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिल्स एंड बॉर्डर एरियाज। तो इसमें आपको कॉस्ट का, जैसे कि आपने 10 लाख का प्रोजेक्ट सबमिट किया, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप अर्बन एरिया में हो, तो इसमें 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको खुद करना है, मतलब 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको खुद का देना है। और इसमें जो आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर आप अर्बन सेक्टर में हो और जनरल कैटेगरी से हो, तो 15% की मिलेगी। मतलब 10 लाख में से 1.5 लाख आपका, 10 लाख में से 1.5 लाख जो है वो गवर्नमेंट आपको फ्री में पैसे देगी, सब्सिडी देगी। यही आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST, SC, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन एंटरप्रेन्योर या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो इसमें से आपको गवर्नमेंट 15% की सब्सिडी की रेट बढ़ा के 25% कर देगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि 10 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन है, तो उसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के फॉर्म में देगी। और स्पेशल कैटेगरी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वो भी कम हो जाता है, वो केवल 5% हो जाता है, जो जनरल कैटेगरी में 10% है। और यही अगर हम रूरल सेक्टर में जाएं और हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये सब्सिडी का अमाउंट बढ़ के 25% हो जाता है, 25%। और यही अगर हम स्पेशल कैटेगरी से हैं और हम रूरल सेक्टर में, तो ये सब्सिडी का अमाउंट बढ़ के 35% हो जाता है। तो कोई भी रूरल एरिया का इंटरप्रेन्योर हो और जो कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो इस स्कीम का फायदा लेके, और अगर आपकी मानो 10 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो 3.5 लाख का जो अमाउंट का लोन है वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के फॉर्म में देगी। इसका मतलब जो आपको लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो 6.5 लाख पे करना है, वो भी विदाउट एनी कोलेटरल। तो ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल और इतनी हाईलाइट स्कीम है कि कोई भी इंटरप्रेन्योर उसके पास जो, और ये स्कीम केवल नए बिजनेस पर्सन के लिए है, नए इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए है। तो इस स्कीम के फीचर्स इतने अच्छे हैं, इतने हाईलाइटेड हैं और इतने अप टू पॉइंट हैं कि कोई भी इंटरप्रेन्योर, जैसे नए स्टार्टअप हुए, नए यूथ हुए जो आजकल बहुत स्टार्टअप कर रही है, उनके लिए ये फंड की क्राइसिस को सॉल्व कर देता है। ये मैंने पूरा चार्ट है, आप चाहें तो पूरा चार्ट देख सकते हैं। बस इसमें आपको पेपर्स और इसकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, kbic.online.gov.in पे आपको जाना है। सारे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपको अपलोड करने हैं। ये फिर ये फाइल DIC के थ्रू पास होती है और आपको आपका लोन एक नॉर्मल बैंक की तरह ही, बैंक के लोन की तरह ही मिलता है। सारा ऑपरेशन CPTL जैसे नॉर्मल खाते में होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। एडिशनल फीचर इसमें ये होता है कि आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, आपको सब्सिडी भी मिलती है। आई थिंक दिस स्कीम इज वेरी गुड फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। ये बताओ, मेरा यहाँ के पैदा हुए इन लोगों ने कोई किसी की क्वेरीज थी कि ऐसे माइक म्यूट अनम्यूट हो जाता? नहीं मैडम, उन्होंने ज्वाइन किया था, उनका वो माइक्रोफोन ऑन था। तो ये एक चार्ट है, अगर आप लोग को कुछ इसमें क्वेरी है या फिर हम सेशन के बाद ले लेंगे या भी एट द पॉइंट क्वेरी है तो वो भी हम पूछ सकते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने बाइफर्केशन बताया है आपको, और कोई भी रूरल सेक्टर का हुआ या अर्बन सेक्टर का हुआ, ये स्कीम उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। संजय भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो भाई मैम। जी मैम जी बताइए सर। ऋचा मैम, मैम जी, ये जी, अभी जो बताइए। आपने बताया कि सारे पेपर्स हमें ऑनलाइन करने हैं और नॉर्मली ही जी। बैंक की तरीके से आ जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल? हम इस साइट पर करेंगे सर मैं तो आपको बैंक बताइए, मैं आपको प्रोसेस बता दूं सर। एक्चुअली ये मैंने आपको बताया KVIC के तरीके, KVIC इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस लोन। तो ये जो आप पेपर्स अपलोड करेंगे, आप kyc.online.gov.in पे अपलोड करेंगे। जी उसके बाद ये पेपर्स जाते हैं उस जिला के DIC पर।
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है जो आपका जिला उद्योग केंद्र पे जाते हैं। जी फिर वो जिला उद्योग केंद्र आपने जो बैंक चूज कर रखी होगी, हम परचेज हम लोग बैंक के ऑप्शन मांगते हैं, आप किस बैंक के थ्रू करा सकते हैं। बट मैम वही पे एक मैम यही मैं बीच में पूछ रहा था कि जब मैं पेपर्स अपलोड करूंगा तो क्या मुझे एरिया की कुछ बैंक्स को वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा? जी जी जी, वहां पर 2-3 बैंक के ऑप्शन आते हैं आपके प्रायोरिटी वाइज। बट ऑफ कोर्स की बात है, आप वही बैंक चूज करोगे जिसमें आपका सेविंग खाता है, वही जी बैंक चूज करोगे और वही बैंक आपको एंटरटेन करेगी। अच्छा, ये दूसरा जिला जिला 2 केंद्र में हमें रजिस्टर्ड होना जरूरी है? जी नहीं सर, जिला उद्योग केंद्र में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, बट ये फाइल जो होती है ये ऑनलाइन जिला उद्योग केंद्र के पास जाती है। जिला जी उद्योग केंद्र से आपकी फाइल पास होना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो वहाँ हमारा कोई वहां इंटरव्यू से टाइप का कुछ होगा? इंटरव्यू टाइप का तो नहीं होता है, पर वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस विजिट करने आते हैं, आपकी इंक्वायरी करने आते हैं, जी और फिर आपके जब विजिट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपसे जानकारी लेंगे ही लेंगे। जी जी तो सर मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताऊं कि बहुत सारे कारणों की वजह से जिला उद्योग से फाइल पास नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जो मैंने ड्रॉबैक देखा है, मेरे पास बहुत फाइलें आती है, एक तो वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं भरते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव उनका एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब उनके पेपरों में ही कमी होती है। पहली कमी तो ये होती है। और दूसरी बात, डीआईसी में भी आपका कोई जानकार होना चाहिए या किसी आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है जो आपकी फाइल वहां से पास कराए, ओके और वहां से पास होके फिर आपने जो बैंक भरी है सर, वो तो आप सबको ही पता है कि क्या प्रोसेस है क्या प्रोसेस नहीं है। और उसके बाद और उसके बाद जो आपने बैंक उसके फॉर्म में फिल करी है, वो डीआईसी से वो फाइल पास होकर उस पर्टिकुलर बैंक के पास जाएगी और आपका लोन वहां अप्रूव हो जाता है। सर ऐसा नहीं है, ये स्कीम का फायदा बहुत लोगों ने लिया है, और अगर आपके पर्टिकुलर सही है और तो आपका ये फाइल आराम से पास हो जाती है, और आपकी थोड़ी बहुत मगर आपकी पकड़ होनी चाहिए जीआईसी में, और आपकी या तो किसी जानकार को आप जाने जो ये करवाता रहता है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, मतलब और इसकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है सर कि 15 दिन के अंदर फाइल पास हो जाती है, और इतने लोग फायदा उठा रहे हैं। और हम तो यहाँ झारखंड में बैठे हैं, रूरल वाले तो हमसे ज्यादा तेज है, वो तो इतनी इन्होंने इसकी स्कीम का फायदा उठाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर इंटरनेट पे आप इसका डेटा देखेंगे तो बहुत सारे रूरल सेक्टर के लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। सर आपकी क्वेरी मुझे लगता है सॉल्व हो गई है। सवाल हो जी तो मैं जी मैम। ठीक, संजय भाई हो अब गया ऐसे आपका? ही किसी और भाई जी का कोई सर, हो सवाल? गया हो गया। मैम इसमें ऐसे सिविल क्या इम्पैक्ट करेगा इसको? सर जी प्लीज सर, सिविल तो हैंड रेज करिए तब आप बोलिए ना, फिर आपको अनम्यूट कर दें। जिस भी सवाल भाई का सवाल हो पहले अपना हैंड रेज कर दें, इससे पता पड़ जाएगी कि उनका सवाल है। हेलो, किसी भाई जिस जी भी सर, भाई का, नवीन गर्ग जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नवीन गर्ग जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन। जी सर मैम एक सवाल ये था कि क्या इसमें सिविल इम्पैक्ट करेगा इसके जो लोन सर सिविल तो हमारा बेसिक और प्राइम डॉक्यूमेंट है। सिविल के बिना तो कोई लोन कोई प्रोसेस आगे बढ़ती ही नहीं है। तो सिविल तो आपका आपका एक तरीके से कच्चा छिटा है, वो तो साफ सुथरा ही होना चाहिए, उसके बिना कहीं भी सर कोई भी एंटरटेन नहीं करता। जब ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है तो सर आप ये सोचिए कोई बैंक कोई भी जिला उद्योग को क्यों एंटरटेन करेगा। तो सिविल तो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कभी खराब होने देना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले दिनेश तो आपकी सिविल सिविल ही चेक करेंगे। दिनेश शर्मा जी, बिल्कुल सही कह रही हो। दिनेश शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल ये था कि इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा ट्रेडर और जो सर्विस सेक्टर वाले हैं, और स्पेशली जैसे हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, क्या ये भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? जी सर, इसमें सब कुछ है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, सर्विस भी है, सारे सेक्टर के लोग इसमें इंक्लूड करे गए। बट सर ये मिलता है नए बिजनेस के लिए, अगर आपको नया बिजनेस आपके पास है
तो नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए मिलता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं मिलता है। या तो अपने आप को नई फर्म बनाकर और अपना एक्सपीरियंस दिखाकर के मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं अपनी नई फर्म बना रहा हूँ, तो आपकी फाइल एंटरटेन की जाएगी। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रही हूँ, क्योंकि सर पॉलिसी की भाषा अलग होती है और जो प्रैक्टिकली में प्रॉब्लम आती है वो अलग आती है। नहीं, जैसे मैं अभी एग्जिस्टिंग मान लो गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अगर इसको अपना एक ऑफिस नया सेटअप करना चाहता हूँ कहीं और, जैसे मान लो किसी और स्टेट में या किसी और सिटी में, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ एज अ प्रोफेशनल? आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, पर नई फर्म के नाम से अप्लाई करेंगे आप। हाँ हाँ, जैसे नया फर्म अप्लाई करें और उसके लिए अपना नया स्टार्टअप दिखाएं, हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। उसमें कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि जैसे आप सर्विस सेक्टर बिलोंग करते हो प्लस आप प्रोफेशनल हो या एडवोकेट हो? नहीं सर, ऐसी तो उसमें सर कोई नेगेटिव भाषा नहीं दी गई है। इसमें जो हमने हम्म, सुना गया है ट्रेनिंग एंड सर्विस, हम प्रोफेशनल लोग सर्विस सेक्टर में ही आते हैं, हमारे लिए भी ये स्कीम वी आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। लेकिन उसके लिए जैसे आपने कहा कि आप जो बैंक सेलेक्ट करेंगे वो आप अपना कोई जिसमें आपका अकाउंट हो वो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कंपलसरी है? सर बैंक तो आपको सेलेक्ट नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि जिसमें आपका अकाउंट हो अब वही बैंक चूज करे, अब और बैंक भी चूज कर सकते हाँ हैं। जी। बट जो मैक्सिमम केसेस में देखा गया वो वही होता है कि जहाँ एंटरप्रेन्योर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट होता है वो उस बैंक को ज्यादा प्रेफर करता है, पर ऐसी कंपल्शन नहीं है कि हाँ जी, आप वही चूज करें। ओके कंपल्शन ओके, नहीं है, थैंक यू। क्योंकि हो सकता है आपकी किसी और ब्रांच में ज्यादा अच्छे से आप मैनेजर को जानते हो या वहाँ ज्यादा अच्छा हो, तो आप वो बैंक चूज करिए। आईफोन के नाम से जिनका है, ये अपना अनम्यूट कर लीजिए। आईफोन के नाम से जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आईफोन के नाम से जिनकी आईडी है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। आईफोन के नाम से जिन्होंने हैंड रेज किया है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। तो पता ही नहीं किसी को कि मैंने आईफोन भी लिख के आ रहा है मेरे नाम के आगे। किसी और भाई का सवाल हो? आईफोन वालों भाई साहब, आपने अपना अभी वीडियो ऑन करी है, अपना माइक्रोफोन ऑन ऑन कर लीजिए। ऋचा मैम, माइक्रोफोन इस बीच में कुछ पूछ सकता हूँ मैं? जी सर पूछिए। बोलिए। मैं ये मैम, जैसे आपने बताया, जैसे डीआईसी से हमारी फाइल पास हो जाती है तो भी क्या बैंक के पास पावर है उसे रिजेक्ट कर सके लोन को? नहीं सर, इसमें केसेस कम होते हैं कि अगर डीआईसी से फाइल अप्रूव हो गई है और वो हाँ, रिजेक्ट कर दे। और क्योंकि बट ऐसा नॉर्मली बैंक में नहीं, जब जाते हैं आप लोन लेने हैं तो ज्यादातर बैंक मैनेजर टहलाते हैं टर्न पे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो क्या सर मैं इसमें यदि आपको पास हो पहले मैं आपको उसका क्लियर सिंपल इलाज बता दी। आप सर इसमें किसी प्रोफेशनल क्योंकि वो आपको पूरा सही रास्ता बताएगा, नहीं ऐसे तो आप टहलते ही रह जाएंगे। क्योंकि इसमें जी जो प्रोसेस होती है उसमें पहले हम बैंक से बात करते हैं कि हम सर आपका नाम डालेंगे, आपकी ब्रांच का नाम डालेंगे और आपके पास फाइल आएगी। मैनेजर को हम पहले ही सर्टिफाई कर देते हैं ताकि डीआईसी से फाइल जब पास हो तो मैनेजर के पास आए तो फाइल रिजेक्ट ना हो। ओके। ठीक है सर, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिस तरह से ये फाइल मूव होती है। यानी सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को बैंक से कर लें और बैंक जी यदि उस पर सर, सेटिस्फाइड होता है देन हम फॉरवर्ड करें। हाँ तब आप फॉरवर्ड करिए। ओके। अपने आप मत इसको अपलोड करिए, आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए और बैंक से पहले बात करिए, फिर आप अपलोड करिए, फिर वो मूव होके वहां जाएगी और लोन प्रोसेस होगी। ठीक है, थैंक यू। सरबजीत सिंह जी, आपको नमस्कार सवाल भाई साहब। म्यूट कर लीजिए। जी जी, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ मैडम नमस्कार। मैडम मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वही अलग हट के ये है कि जैसे मान लीजिए इस में लोन होने के बाद जो सब्सिडी मिलेगी तो उसको बुक्स अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? क्योंकि मेरी मेरी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ अभी एआईएस वगैरह में चेंज करके ये कर दिया गया था,
जो अकाउंटिंग सर में इसकी standardized- सब्सिडी सर इसकी सब्सिडी सर ऐसे मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख की आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में उसमें आपको 25% सब्सिडी मिली, मतलब 10 जी लाख जी में से 25% हो गया आपका 2.5 लाख। तो जी 2.5 लाख की एफडी बन के बैंक अकाउंट में रख जाती है, बैंक वालों के पास ही रखी रहती है 2.5 लाख ओके की एफडी, ठीक ओके है। और फिर आपका जो ब्याज चलता है वो 10 माइनस 2.5 मतलब 8.5 पे आपका ब्याज चलेगा। ओके तो इसमें आपको आप इसमें तो एफडी शो करोगे, लोन आप पूरा 10 लाख का दिखाओगे, साथ में आप उसको एफडी शो करोगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट ओके के साथ प्रॉब्लम हुई ही नहीं। नहीं, जैसे पहले फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट में कोई सब्सिडी वगैरह मिलती थी तो उसको उसकी कॉस्ट से लेस कर लेते थे, उसकी नहीं सर, कॉस्ट इसमें नेट ऑफ। कॉस्ट से लेस, क्योंकि सर इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, 3 साल के बाद भी आप उसको लेस करते हैं। ओके इस ओके सब्सिडी ओके में 3 साल का लॉक इन होता है, तो आप उसको ओके उसकी कॉस्ट से लेस ना करें, ठीक ओके है सर। मैम, ओके थैंक यू मैम। और किसी भाई का सवाल हो? 3 है तो क्या है? अपना 3 हैंड है। रेज कर। अच्छा वो जो है ना, वो सोनू पे से ले लियो अभी। कितने पैसे है? और किसी भाई को सवाल हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। भाई लोगों, आपके हर सेट में एक आइकन बने हुए हैं, चाहे आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आपका कंप्यूटर है, सब में आइकन की फैसिलिटी है। में एक हैंड रेज का साइन बना हुआ है। अगर आपके कोई सवाल है तो अपना वो हैंड रेज का साइन दबा दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। किसी भाई का कोई सवाल हो इस संबंध में तो फिर आगे चलें। मैम फिर आगे चले, मेरे ख्याल से सवाल नहीं किसी हो। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से सबकी क्वेरी अब सॉल्व हो गई है। तीसरी स्कीम जो आती है वो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये भी आपको जैसे नाम से दिख रहा होगा, ये युवा लोग जो हमारे देश की अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़ी लिखी तो है बट उसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए और उनके लिए रोजगार के हर स्टेट के मुख्यमंत्री ने, हर स्टेट के लिए स्कीम है। अभी मैं आपको यूपी की बताऊंगी बिकॉज आई बिलोंग टू यूपी। वहां के मुख्यमंत्रियों ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से एक स्कीम लॉन्च करी है। इसमें वही जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसको जॉब नहीं मिल पा रही पर वो अपना फिर बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए सब्सिडी मिलती है। तो फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड यूथ, दिस स्कीम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया या सर्विस हो गया या ट्रेडिंग सेक्टर हो गया, सबके लिए लोन प्रोवाइड करती है। इस लोन की लिमिट है 25 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, 10 लाख रुपए ट्रेडिंग और सर्विस के लिए है। इस स्कीम ये लोन भी आपको कम्प्लीटली कोलेटरल फ्री मिलता है और साथ में इस लोन में भी आपको सब्सिडी मिलती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको फंड मिल जाता है इस स्कीम के थ्रू, वो अपना बिजनेस शुरू कर देती है और साथ में सब्सिडी भी मिलती है। इस स्कीम के भी कुछ फीचर्स पीएमईजीपी जैसे ही हैं, तो इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। एप्लीकेंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ यूपी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यूपी वाली जो है उसका फायदा ले सकते हैं। ऐसी हर स्टेट के लिए के युवा के लिए हर अलग अलग स्कीम लॉन्च करी गई है उनके मुख्यमंत्री के नाम, जैसे कि एमपी की अलग है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राजस्थान की अलग है। ऐसी बहुत सारे स्टेट जो हमारी कंट्री में उनके लिए अलग अलग योजना है। An individual should be aged between 18 to 40 years. इसमें जो एप्लीकेंट होगा उसकी एज जो है वो इट शुड बी अराउंड 18 to 40 years के बीच होनी चाहिए। इसमें भी एक क्राइटेरिया बताया गया है कि इसमें जो लोन के लिए सीकर होगा, जो एप्लीकेंट होगा, वो एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और वो किसी भी स्कीम में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि सिविल खराब है तो कैसे चलेगा, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि अगर आप डिफॉल्टर हो या आपकी सिविल गड़बड़ है तो आप किसी भी लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। तो एप्लीकेंट शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर। तो फोर्थ पॉइंट है इसमें कि एप्लीकेंट शुड बी नॉट टेकन बेनिफिट ऑफ एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम बिफोर। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का पहले फायदा उठा सके हैं
तो आपको फिर नई स्कीम, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वास्ट नंबर में मेजोरिटी को स्कीम्स का फायदा देना है, इसीलिए वन टाइम ही आप किसी स्कीम का फायदा ले सकते हो। अब इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो इसमें लोन का अमाउंट है वो आपको 25 लाख तक का है। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम करना शुरू कर चाहते हो तो उसमें आपको जो मैक्सिमम लोन में मिलेगा वो मिलेगा आपको 25 लाख रुपए। और इसमें जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब 25 लाख का अगर आपने लोन लिया तो आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी 6.25 लैक्स। मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% आपको इसमें सब्सिडी मिलती है। ऐसी सर्विस रिटेल और ट्रेडिंग सेक्टर के लिए जो आपको मैक्सिमम लोन इसमें मिलता है वो मिलता है आपको 10 लाख रुपए। और इसमें जो आपको मार्जिन मिलती है वो भी 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलती है। जैसे कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो आपको इसमें 25% सब्सिडी मिलेगी, जैसे कि 2.5 लाख रुपए। तो ये सब्सिडी का इसमें क्राइटेरिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 25% है और आपका सर्विस रिटेल या ट्रेडिंग सेक्टर में 25% का आपका सब्सिडी है। इसमें भी आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आप ST SC वुमेन या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये स्कीम भी लगभग PMEGP जैसी है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसको रूरल और अर्बन में नहीं डिवाइड करा गया है, और इसमें जो मार्जिन का परसेंटेज है वो सेम है। किसी भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हो मार्जिन का परसेंटेज सेम है। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कैटेगरी वाइज थोड़ा चेंज करा गया है, बाकी ये आपको सब कुछ सेम है। आपको इसको DIC UP MSME.UPSGC.gov.in की साइट पे जाके आपको स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, और एक मिनट। फिर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको एक आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है। तो ये स्कीम भी आपको बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करनी है जैसे कि PMEGP अप्लाई करते हैं। PMEGP हम KVIC.online. जो PMEGP की हम अप्लाई करते हैं वो KVIC पे जाके अप्लाई करते हैं, और इस स्कीम के लिए हमको DIC.UPSGC.gov.in पे जाके अप्लाई करना है। इसमें भी सेम पैटर्न है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, और ये भी सेम प्रोसेस है कि ये DIC से अप्रूव होता है तो बैंक के पास मूव होता है। इसके लिए आपको इसमें जो मेन जो डिफिकल्टी आती है वो आती है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप टू डेट नहीं बनी है तो आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी है, आप कहीं भी जाके कभी भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको पता चल जाता है कि एप्लीकेशन कहाँ मूव हुई, कहाँ पर इसकी प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो ये सारा सिस्टम जो गवर्नमेंट लेके आई वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लेके आई, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बढ़ाने के लिए लेके आई। जो एक स्कीम बहुत ही मेजर स्कीम है वो है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्जिन मनी स्कीम। ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई है पिछले कई सालों में, और यूपी गवर्नमेंट इज द पाइनियर ऑफ लॉन्चिंग दिस स्कीम। ये वाली जो स्कीम है वो यूपी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च कर दी थी। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने 2018 में ये स्कीम लॉन्च करी ऑन द डे ऑफ यूपी दिवस 24 जनवरी। उसके बाद दिस स्कीम वाज सो मच सक्सेसफुल कि और स्टेट ने भी इस स्कीम को इनकॉर्पोरेट करा। तो इस स्कीम में बेसिकली होता क्या है, इस स्कीम का फीचर ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे हमारे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जिस प्रोडक्ट में वहाँ के लेबर या वहाँ के लोग एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि आगरा की बात करें तो आगरा में मेजर जो काम होता है वो जूते का काम होता है, मार्बल हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, और पेटी का काम होता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट वाइज हर प्रोडक्ट को चूज कर लेती है, और जो भी लोग इसकी
इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, रिटेल या सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, उनको वो फंड प्रोवाइड करती है इस ट्रेड को, इस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। इसमें लोन बहुत हायर अमाउंट तक मिलता है, अप टू 2 करोड़ मिलता है, और इसमें कोई कोलेटरल नहीं देनी पड़ती है, साथ में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, जैसे अलीगढ़ में ताला बनता है, बहुत फेमस है। आपके आगरा में मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ मार्बल हैंडीक्राफ्ट जूता है। कानपुर में आपको बनारस में आपको उसका काम होता है, कारपेट का काम होता है, साड़ियों का काम होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टेट में बहुत सारे, मुरादाबाद में आपको ब्रॉन्ज के मटेरियल का काम होता है, जो बहुत ह्यूज लेवल पे एक्सपोर्ट होते हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है। अब इसमें मैं आपको फंड का इनका क्राइटेरिया बताती हूँ कि कितना कितना फंड गवर्नमेंट इसमें देती है। अब मैं इसके आपको फीचर्स बताती हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और हाउ द पर्सन बिकम एलिजिबल फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। एप्लीकेंट शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड। मतलब ये सारी स्कीम है, उसमें बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपको अबव 18 ईयर्स होना चाहिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई मैंडेटरी नहीं होती है, क्योंकि ये लोकल वीवर, लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल रखी है। इवन अनएम्प्लॉयड कैन इज एलिजिबल फॉर द स्कीम एंड दे कैन अप्लाई फॉर द स्कीम। जो एप्लीकेंट होना चाहिए वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूके ने नोटिफाई करा है, उसकी वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू चेन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी वो इस ओडीओपी स्कीम के एलिजिबल होगा। एप्लीकेंट एंड बिजनेस एंटिटी शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर इन एनी नेशनलाइज्ड बैंक। अगर आप डिफॉल्टर हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ है, तो आपको किसी भी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता। सपोर्ट पॉइंट वही है कि आपने किसी प्लेस से किसी स्कीम का अंदर नहीं लिया है। Once you have taken the benefit of any government scheme, then you are not eligible for taking benefit of the scheme. Only one member of the family can take the benefit of the scheme. एक परिवार से एक ही पर्सन को मिलेगा इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। एप्लीकेंट सारे प्रोडक्ट, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा इस स्कीम की एलिजिबिलिटी करने के लिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, तो आपको उसका प्रूफ लगाना होगा कि फ्रॉम विच कैटेगरी यू आर बिलोंगिंग। अब इसमें गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी देती है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है इसमें, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू ₹25 लाख है, तो गवर्नमेंट आपको इसमें 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 10 लाख रुपीस और 6.25 लाख, विच एवर इज लेस, कितनी सब्सिडी देगी। अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन ₹25 लाख है या अप टू 50 लाख है, तो गवर्नमेंट आपको इसमें 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और ₹6.25 लाख, विच एवर इज हाइयर, कितनी सब्सिडी देगी। ऐसी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर मोर देन 50 लाख है और अप टू 1.150 लाख है, तो गवर्नमेंट आपको इसमें 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और ₹10 लाख, विच एवर इज हाइयर। ऐसी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर डेढ़ करोड़ से ऊपर चली जाती है, तो गवर्नमेंट आपको 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और ₹20 लाख, विच एवर इज लेस, इतनी सब्सिडी देगी। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग लोन बाय स्लैब बना रखे हैं कि कितना कितना गवर्नमेंट आपको इसमें सब्सिडी देगी। तो ये सब्सिडी की रेट है। सब्सिडी आपको एक तरीके से एफडी के रूप में, आपके एफडी के फॉर्म में आपके अकाउंट में सबमिट हो जाती है, और उतना जो सब्सिडी का अमाउंट है आपके लोन अमाउंट में से कम हो जाता है। इसकी प्रोसेस भी सारी ऑनलाइन है। ये आपको www.dicupmsme.upsgc.gov.in पे जाके अप्लाई करना है, जिसमें आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी थी, उसी वेबसाइट पे जाके आपको इस योजना के लिए आपको अप्लाई करना है। और सेम पेपर्स हैं जो आपको उसमें चाहिए थे, वैसे पेपर इसमें है। गवर्नमेंट की एक और वेबसाइट है www.odop.in, इस पे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट नोटिफाई है, हम एलिजिबल होते हैं कि नहीं, इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या है, और जितने भी आपके डाउट हैं इस स्कीम पे जाके, इस odop.in की साइट पे जाके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब जो लास्ट स्कीम है हमारी, वो बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है, दैट इज स्टैंड अप इंडिया।
ये स्कीम बेसिकली जो आजकल नए स्टार्टअप हैं, जो नया अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है और बहुत लोगों में आजकल कॉमन भी है, बहुत चर्चित स्कीम है ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी। स्टैंड अप इंडिया का मतलब ही है कि अपने पैरों पे खड़ा होना। तो स्वावलंबी बनाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेके आई। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट कंपोजिट बैंक लोन, टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, दोनों को ये दोनों का ही कंपोजिट लोन होता है बिटवीन ₹10 लाख टू ₹1 करोड़। 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको उसमें लोन मिलता है, वर्किंग कैपिटल लोन में मिलता है और टर्म लोन में मिलता है टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर। तो बेसिकली ये स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर, एसटी एंड एससी एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च करी गई है। अगर आपके कंपनी में, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आप एसटी एससी या वुमेन हो, तभी इस स्कीम के एलिजिबल हो। और अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है या कॉर्पोरेट हो, तो उसमें एटलीस्ट 51% की शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए वो एसटी एससी या वुमेन बोरोवर के लिए होनी चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट लोन प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट जो स्टैंड अप इंडिया प्रोडक्ट है, ये बेसिकली इन कैटेगरी के लोगों को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज वो होती है जो कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई भी इनोवेटिव काम शुरू करते हैं, उनको हम ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो बेसिकली दिस स्कीम इज लॉन्च फॉर प्रमोटिंग न्यू इनोवेटिव आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स टू एसटी एससी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और उनकी जो एक्टिविटी होंगी दैट मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्री एलाइड एक्टिविटीज और ट्रेडिंग सेक्टर। तो किसी भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हो, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ डेटा दिखाती हूँ कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्पावरिंग एससी एसटी एंड वुमेन अंडर स्टैंड अप इंडिया। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने पिछले बजट में लेके आई थी, पर ये स्कीम भी बहुत सक्सेसफुल रही, इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है वो 2025 तक एक्सटेंड कर दी है। इसमें देखिए 1,16,266 लोन अमाउंट टू ₹26,204.49 करोड़। मतलब अमाउंट देखिए कितने करोड़ इसमें फंड फाइनेंस हो गया, मतलब कितने लोगों ने ये स्कीम का फायदा उठा लिया। 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और अभी इसको कितने साल हुए हैं, इसको 7 साल ही हुए हैं और स्कीम का कितना वाइड लेवल पे प्रमोशन हुआ है और वाइड लेवल पे लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है। तो लोन बिटवीन 10 लाख to ₹1 crore facilitated to ST, ST and women for setting up greenfield enterprises in manufacturing, service और trading sector। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है? ST, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 years of age। ये जो लोन होता है वो केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि बोरोवर किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। Once you are defaulter in any financial institution, you are not eligible for taking loan in any other institution। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज हो तो एटलीस्ट 51% की जो शेयर होल्डिंग होती है या कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो आपको ST, ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर के हाथ में होना चाहिए। ये स्कीम भी सारी ऑनलाइन है, standupmitra.in या उद्यमी मित्रा इन पे जाके आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम जो होती है वो GIC के थ्रू अप्रूव नहीं होती है। ये स्कीम एक नॉर्मल बैंक लोन की तरह होती है और वो जाके बैंक के चैनल के थ्रू ही आप उसको एंटरटेन करते हो। साइज ऑफ द लोन अमाउंट, इसमें आपको कंपोजिट मिलता है, लोन मिलता है अप टू 85% ऑफ आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो होता है वो 85% आपको इसमें फाइनेंस होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट लोअर होती है एज कंपेयर टू अदर लोन प्रोडक्ट इन द बैंक। उसके कंपैरिजन में ये जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम होती है, इसलिए ये वाली स्कीम इतनी वाइड लेवल पे प्रमोट हुई है। सिक्योरिटी जो होती है इसमें, कोलेटरल सिक्योरिटी जो होती है वो अप टू वो डिपेंड करती है बैंक ऑफिशियल्स की मर्जी पे। वो चाहे तो इसके प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फिर आपको इसमें CGD SME का कवर दे सकते हैं।
Besides primary security, the loan may be covered by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme for stand-up India loans as decided by the bank. ये जो लोन होता है इसका रिपेमेंट 7 साल में होता है और इसमें जो आपको मोनिटोरियम मिलता है वो 18 महीने का मिलता है। इसमें जो बोरोवर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एटलीस्ट 10% होना चाहिए। तो ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल स्कीम है कि इसमें गवर्नमेंट आपको ह्यूज लेवल पे प्रमोट करती है और आपका कोई भी नया प्रोडक्ट है, कोई भी नया आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसमें इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसी ये कुछ स्कीम्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया और ये स्कीम्स का फायदा उठा के आप अपने लिए फंड इकट्ठा कर सकते हो और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इन केस आपको कोई क्वेरी हुई या आपको किसी स्कीम के बारे में जानकारी लेनी है या स्कीम कैसे अप्लाई करनी है ऑनलाइन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे यहाँ पर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर ईमेल आईडी है, उसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो अब ये मेरा लेक्चर डिलीवर हुआ। अब now the queries are invited. Anybody has any type of query, then that person can ask to me. Over the mic to the moderator of the webinar. सर आप माइक अनम्यूट कर दीजिए, जो पूछना चाहता है। लेट मी हैंडल द क्वेरी। राकेश गर्ग भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया सर, थैंक यू सर। मेरी क्वेरी ऋचा बिटिया से थी। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। मेरी क्वेरी ये थी और सभी के सामने ये आया होगा कि एक तो इसमें है कि इन स्कीमों का बेनिफिट पहले जिसके स्कीम में भी हम जा रहे हैं उससे पहले किसी ने बेनिफिट नहीं लिया हो, तो क्या इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि नई फर्म, भाई पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, आपने बताया कोई भी हो, किसी भी स्टेटस में हो, तो हम पार्टनरशिप फर्म बना लें तो क्या कॉमन पार्टनर उसमें पहले बेनिफिट ले चुका है वो इसमें पार्टनर बन के ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एक भी पार्टनर जो बेनिफिट ले चुका है वो दूसरी नई फर्म में बेनिफिट नहीं ले सकेगा? नहीं ले सकते। भले ही 2-3 पार्टनर अलग से हों जिनको, तो वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। पहली बात सर देखिए, इसमें ना मैक्सिमम स्किल जो स्कीम्स हैं, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा लोन छोड़ के बाकी तो सारी स्कीम्स इंडिविजुअल पे ही एप्लीकेबल हो रही हैं, तो उसमें तो पार्टनरशिप हमका कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। स्टैंड अप इंडिया में जो स्कीम है वो ST/SC या वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, आप समझ रहे हैं? तो ऑलरेडी अगर फायदा ले चुके होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो इस स्कीम के लिए। अच्छा, दूसरी चीज कि हमने पार्टनरशिप की लेकिन अब पहले कोई बेनिफिट नहीं लिया है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पहले हमारे साथी लोग समझ सकते हैं कि ट्रेड टैक्स में था, अंडर सेक्शन 4A हुआ करता था न्यू यूनिट के लिए, तो सेम प्लॉट पे, सेम प्रेमिसेस में, सेम जगह पे वो अलाउबल नहीं था कि हम नया सेटअप लगाएं। तो मैंने पहले बेनिफिट नहीं लिया, मैं बेरोजगार भी था, लेकिन पहले से फैक्ट्री चली, बंद हुई, जो भी रहा, या किसी और ने वही ट्रेड का वही प्रोडक्शन उसका उसी प्रोडक्ट वही था, तो क्या उसी प्लॉट पे हम लगा सकते हैं? हाँ सर, इसमें ये ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो आप यूपी ट्रेड टैक्स का बता रहे हो, इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको नई एंटिटी चाहिए होती है, अब उसमें प्लेस का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप किस प्लेस पे लगा रहे हो। जी, हमारे उसमें हुआ करता था न्यू यूनिट में पहले, इसमें नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। रुपेंद्र तंड जी। नमस्कार सर। मैम मेरा क्वेश्चन है, जो आपने स्टार्टअप वाली बताया जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, तो उसमें 51%, जैसे हमने कोई कंपनी बना तो उसमें 51% ऑफ शेयर होल्डिंग उनके पास होनी चाहिए कि 51% शेयर होल्डिंग होगी, ऑब्वियस है कि उनके पास होगी, क्योंकि SC ST तो नहीं है उनमें, एक कंपनी कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं फैब्रिक, कोई नया प्रोडक्ट जो स्टार्टअप वाला है उसमें कोई एक नई इन्वेंशन होनी चाहिए कि वो एक गारमेंट्स बनाना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ उसमें वो क्राइटेरिया नहीं है कि नया इन्वेंशन होना चाहिए, नई टेक्निक होनी चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। नया गारमेंट्स बना रहे हैं तो नया यूनिट है, मतलब कंपनी नहीं है। नया यूनिट होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो।
अच्छा, उसमें वो इशू है कि वो जो मशीनरी है ये वो जैसे नहीं होनी चाहिए, जैसे वो 15% अगर कंपनी ने बेनिफिट लेना तो उसमें कैपिटल गुड्स की 20% वाली वो लगी हुई है कैप, कि जो आपका टोटल फिक्स एसेट उसका 20% से ज्यादा पुरानी मशीनरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ। ओल्ड मशीनरी खरीद के भी बंदा काम कर सकता है। यूनिट हाँ नया सर, ओल्ड तो मशीन, यूनिट तो नया हाँ हो गया। यूनिट सर देखिए, इसमें ऐसे होता है कि अक्सर ये वाली जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, क्योंकि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है, तो जो जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, तो उनको आपको कंपनी तो फॉर्म करनी है, और कंपनी फॉर्म करके आपको 51% शेयर होल्डिंग अपनी वाइफ की दिखा देनी है, कोई भी मदर या फिर मदर हो या कोई सिस्टर हो उसके नाम पे दिखा देनी है। बाकी सब आपको फॉर्मेशन न्यू दिखाना है, बाकी मशीन भी पुरानी भी काम करेगी उसमें। पुरानी भी कर ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, पुरानी। और इसमें वो लैंड वगैरह परचेज करने के लिए भी वो फिर मिलता लोन के नहीं सिर्फ लैंड परचेज करने के लिए कहीं कोई लोन नहीं है इसमें, लैंड परचेज करने के लिए। बिल्डिंग लैंड इसके लिए नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल है एक तरह से। नहीं, टर्म लोन भी है, वर्किंग कैपिटल भी है, तो लैंड के लिए नहीं होगा, कोई मशीनरी परचेज करनी है, कोई प्लांट परचेज करना है, उसके लिए टर्म लोन हो गया। बाकी आपको डेली एक्टिविटीज करने के लिए वर्किंग कैपिटल मिल रही है। ओके, थैंक यू। कृष्ण कुमार जी अपना हैंड अपना अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने इतनी सारी स्कीम बताई है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सर देखिए, बाकी जो मैंने आपको सारी स्कीम्स बताई हैं एक्सेप्ट स्टैंड अप इंडिया, बाकी सब स्कीम पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा जो मार्केट में अभी चल रहा है, बेस रेट प्लस MCLR। क्योंकि वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, वो आपको और भाई कई सारी चीजों का बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं आपसे, आपको सब्सिडी दे रहे हैं 25 से 35% की, तो इतने सारे बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। ओके मैम, थैंक यू मैम। किसी और भाई को सवाल हो? वैसे और ऋचा ने सर काफी कुछ कवर किया है, बहुत अच्छा कवर किया है। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सर। किसी और का कोई भाई का सवाल हो न्यू स्टार्टअप्स के बारे में या MSMEs के बारे में? स्टार्टअप के बारे में कुछ सर्वाइवल का बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों आप शाई नेचर में आप उसमें डर में बैठे हुए, नहीं बोल रहे, पूछ रहे, जानकारी कर रहे। गवर्नमेंट ने सब कुछ छीन लिया, खत्म कर दिया। एक टॉपिक रखा गया आज MSME का कि इसमें कोई अपना रोजगार ही चालू कर लें। छोटी उम्र के बच्चे हैं, अपना आए तो अपना सीख लें। आप नहीं पता है फिर पूछ लीजिए इस बारे में। ऋचा मैम एक चीज बिल्कुल पूछना सही चाह कह रहा रहे था। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ पूछो संजय भाई, पूछो, कुछ पूछ रहे थे संजय भाई। हाँ, रुपेंद्र हाँ, तंड जी मैं पूछ रहा था। रुपेंद्र तंड जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैडम मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है इसमें कि आजकल क्या हो गया कि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी इसमें आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल रख लें, चलो हम भी कर लेते हैं। अब ये लोन जो विदाउट कोलेटरल जा रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉल्टर भी बढ़ते जा रहे हैं। और जो मैं यहाँ पर, मैं आई एम नॉट फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा रिसेशन बहुत बड़ा आ गया एकदम से लॉकडाउन के इफेक्ट के कारण। मैंने इसमें डिफॉल्टर भी बहुत सारे देखे हैं। और जो आप जो छोटे छोटे लोन देख रहे हो, जो 50,000 तक के लोन है, वो लोग लेते ही ऐसे हैं कि उनको बेसिकली दिया ही ऐसे जा रहा है कि वो लोन तो उन्होंने वापस नहीं करे, एक तरह से वो बांट रहे हैं, वो वाला सिस्टम है। तो किसी बंदे ने करोड़ एक मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल लिंक है, ये ऐसा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी प्रोफेशन की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट में आपके भी साइन ऑथराइजेशन ले वो कहते हैं सर्टिफाई कर दो। हम एडवोकेट की भी, चलो हमने प्रोजेक्ट कुछ चीज बना ली। लोन डिफॉल्टर अब हो रहे हैं, मान लो जो हो जाएंगे, तो हम पर जो बेसिकली हम पर क्या इफेक्ट आए, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में है इस लोन में। आप भी मान रहे हो कि प्रोफेशनल चाहिए और DIC ऑफिस में भी जाना है, बैंक में भी जाना है, हम एक तरह से एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। और हमारे सर एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए सर हम फ्यूचर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट जो पार्टीज हमारे पास आती है तो हम भी उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। हम हर कोई फाइल या हर कोई पार्टी को तो एंटरटेन करते नहीं है कि आप
ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, फ्री में पैसा तो सबको चाहिए, तो सरकार पैसे बांट रही है और लोन चुकाना नहीं है। तो हमारे पास जो पार्टीज आती हैं, तो हमारे पास भी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है। हम भी पहले उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, हमको लगता है कि हाँ दैट पार्टी इज एलिजिबल टू रीपे द लोन, तभी हम उनकी फाइल इंट्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा हमको अपना चेक रखना पड़ेगा, बाकी फ्यूचर का कभी हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसमें दिस इज नथिंग इन आवर एंड और नहीं वैसे आप वैसे भी एक्चुअल में जितने भी एनपीए या लाइक जितने भी लोन डिफॉल्टर हैं, वो गवर्नमेंट के ड्यूज को कभी ना कभी तो उनको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिविल खराब हुई, वो दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकता। सिंपल की बात नहीं है ना सर, पीएमएलए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इसलिए पीएमएलए आ गया ना, अब पीएमएलए जो उन्होंने प्रोफेशनल को बीच में ले लिया है। नहीं, पीएमएलए में प्रोफेशनल बीच में नहीं आएगा एज ए गारंटर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी बैंकिंग के काफी काम करता हूँ, उसमें सिर्फ उनके साथ में या तो प्री लिटिगेशन में जाती है बैंक, या कोई सेटलमेंट में चले जाते हैं। अगर सेटलमेंट में नहीं जा रहे हैं तो फिर लास्ट में वो रिकवरी सूट फाइल करते हैं, और उसमें मैंने देखा है कि 90% व्यापारी सेटलमेंट चले कर लेते हैं। अब वो बात अलग है कि ये बिल्कुल सही करिए, रिचा ने बताया कि लाइक कोई प्रोटेक्शन तो कर नहीं सकते भाई। आज के टाइम में कोरोना के बाद बहुत सारे व्यापारियों की हालत ऐसी हो गई थी जो व्यापार में उनको लॉस हो गया था। तो गवर्नमेंट का तो मेन मोटो ये है कि उन्हें किसी तरीके से प्रोटेक्शन देके, लोन देके या लाइक सब चीज देके उनको आगे बढ़ाना है। तो ये तो 100 में 1 या 2% तो हर जगह मिलेंगे आपको, 2, 3, 4%। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग डिफॉल्टर हुए हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि हम प्रोफेशनल के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, जैसे कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्टिफाई नहीं करते हैं, या फिर प्रॉब्लम हो जाती है, लोग क्योंकि वो लोग क्योंकि बैंक गारंटर को भी कैच करती है। बैंक तो हर चीज करता है कि हाँ, बैंक गारंटर को भी कैच करती है, सर्टिफाई करा के लाओ, रिटर्न भी देनी है उनको, कहते सीए से ये है कि सर आप लोग तो पीएमएलए में इंक्लूड नहीं हो, हम सीएसीए से इंक्लूड है, तो हमारे लिए तो बहुत टफ हो गया है ये सर्विस करना। बट सर्विस तो चलेगी। उसमें अमेंडमेंट भी कर दी ना, मैंने एडवोकेट भी तो ले आए हैं बीच में, सारे प्रोफेशन ले आए, अदर पर्सन भी ले आए। तो बाद में हमको तो थोड़ा बहुत ही ज्यादा मतलब अवेयर होके बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विजिलेंट तो होना पड़ेगा सर, और फिर फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, पर विजिलेंट अगर होंगे तो हम काम कर सकते हैं और सही होगा काम। अगर 10 में से 1 काम खराब होने के चांसेस होंगे, 9 काम तो सही ही होंगे। और किसी भाई को सवाल हो? संजय भटनागर। मेरा हाँ जी, जब मैम वही थोड़ा सा अभी जो डिस्कशन चल रहा था रुपेंद्र जी वाला, जैसे आपने जो बताया ना कि कोई भी बंदा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। देखिए जो कोरोना का जो इम्पैक्ट आया है कि लोगों की जॉब छूट गई, अब उन्होंने जैसे सपोज हाउसिंग लोन्स ले रखे थे, अब लोन डिफॉल्टर हो गए, अब वो कभी बिजनेस करता, वो लोन डिफॉल्टर जो हाउसिंग लोन का डिफॉल्टर है या बिजनेस लोन का डिफॉल्टर माना जाएगा, या डिफॉल्टर मींस ओनली डिफॉल्ट? Defaulter means defaulter irrespective of business loan or housing loan. Defaulter means the civil gets disturbed, the civil comes in, it gets, अच्छा मैम बताइए ठीक, एक अब एक चीज मानिए, सपोज दैट हस्बैंड डिफॉल्टर हो गया और वाइफ उसका कोई एक बीइंग ए वुमेन एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल अपना टिफिन सिस्टम टाइप का जो चल रहा है उस टाइप में, बेसिकली ये कवर्ड होगा रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज के अंदर आएगा। तो इसको अर्बन में 20 लाख रुपीस तक का है रिबेट्स है, तो उसमें क्या उसको कंसीडर किया जाएगा कि उसका हस्बैंड या फैमिली प्रोफाइल में जब डिफॉल्टर माना जाएगा उसको कंसीडर किया जाएगा बैंक के द्वारा? नहीं सर, वो उस वाइफ की प्रोफाइल तो इंडिविजुअल होगी और तो उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंसीडर कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है आप बैंक ऑफिशियल को किस तरह अपनी बात से कन्विंस करते हो और डीआईसी को कैसे कन्विंस करते हो। ओके नहीं तो मैम वही है कि डीआईसी को जहां भी आप करो, डीआईसी को हम कैसे कन्विंस करेंगे? जब हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है तो डीआईसी से हमारा क्या एनरोलमेंट है? जब ऑनलाइन हमें करना ही हमारा नहीं सर, कम्युनिकेशन हमारा होना कैसे? नहीं डीआईसी से फाइल पास होगी, मगर हमारा कहीं कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कहीं है हमारा इंटरेक्शन वहां पर सर? हाँ फेस टू फेस है। अगर आप डीआईसी में जाके आप एक बार नहीं मिले या उनको कन्विंस नहीं किया तो आपकी फाइल रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो मैम इसका मतलब सिंपली है कि सबसे पहले हम लोगों जो भी जिसको भी एडवाइस देना वो ये देना है, आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट, उसके बाद डीआईसी में जाएं, वहाँ प्रॉपर कन्विंस करें
तो कोई वहां पर एक कोई पैनल टाइप का है या कोई पर्टिकुलर अफसर से कैसे पता चलेगा कि कौन डील कर रहा है उस फाइल को, कैसे हमें पता चलेगा उसके बारे में, जो बेसिक प्रॉब्लम है। सर ये तो आपको, जैसे कि हम लोग का तो डेली का काम है, तो हमको तो पता है कि कौन कंसर्न पर्सन है। अब आप और किसी सिटी से हो और किसी स्टेट से हो, तो वो तो सर आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि जो फाइल आती है स्कीम सब्सिडी वाली, वो कौन मैनेजर देखते हैं, तो वहाँ आपको जानकारी मिल जाती है। अच्छा, एज ए लेमैन ये है कि उसको वहां पर जाकर इस चीज की इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन इनको डील कर रहा है, और उसको फिर उनकी जो क्वेरीज हैं उन सबको करना है। तो एक जनरल तो एक अल्टीमेटली ये हो गया ना मैम कि फेसलेस नहीं रहा ये कि हमने ऑनलाइन किया और हमें मिल गया लोन, ये सिर्फ दिखाने पॉलिसी मेकिंग है। इट इज अ पॉलिसी, बट बस प्रैक्टिकली ये है कि हमें जाना जरूरी है, बैंक को भी कवर करना है, कन्विंस करना है, DIC को भी कन्विंस करना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैम नॉर्मली जैसे जो प्रोजेक्ट होता है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो नॉर्मली यदि कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, या उसके तो समझ में आता है ट्रेडिंग होता है। जो ये छोटा छोटा जो इस टाइप का माइक्रो सेटअप जो लोग लेडीज करना चाहती हैं, बुटीक है या इस टाइप का, उसमें क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं? कि जैसे सपोज इसमें मशीनरी क्या लगती है नॉर्मली, बुटीक है उसमें मशीन होती है, जैसे कि सर ये अगर आपका टिफिन सर्विसेज हुआ, बुटीक हुआ, तो सर ये बेसिकली तो सर्विस सेक्टर में आ गया ना। तो सर्विस सेक्टर के हिसाब से आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तो उसमें कौन सी मशीनरी लगेगी? मशीनरी लगेगी भी तो सिलाई मशीन लगेगी 10-15 हजार की, वो तो आपका वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट हुआ ना। और सर उसके ना आपको रिपोर्ट के फॉर्मेट, बहुत सारे मॉडल रिपोर्ट के फॉर्मेट दिए गए हैं, और एक बार आप चाहें तो वो देख सकते हैं ना, वो काफी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, तो जो आपने एक जो मुद्रा लोन में शिशु लोन बताया था, वो डायरेक्टली यदि बंदा जाके बैंक में जाके बात करे तो डायरेक्टली बैंक दे देगा उसे, उसमें तो कोई फॉर्मेलिटी शिशु लोन बहुत छोटा अमाउंट है, तो उसमें कुछ ज्यादा पेपर वर्क होता नहीं, उसमें ITR चाहिए ना, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बट ये है उसमें कि आपको ऑलरेडी बैंक में खाता होना चाहिए, नहीं तो रैंडमली बैंक एंटरटेन नहीं करती है। जी ठीक है। राकेश बाबू। हाँ सर, मैं लोग साथी लोग नहीं और ज्यादा नहीं है, तो मैं संजय क्वेरी कर लेते हैं सर, क्या करें? राकेश जी आप पूछिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमके क्वेश्चन का सबका जवाब दे रही है, हम दो लोग ही क्वेरी कर लेते हैं। और राकेश भाई साहब, आने वाला भी आगरा का है, आगरा में सबसे ज्यादा है। आधा क्वेश्चन तो मैं ये मेरा संजय भाई ने पूछ लिया। जैसे मैं सोच रहा था कि जैसे मैं आगरा से जाके नोएडा में यूनिट सेटअप करता हूँ, मैं आगरा से जाके और नोएडा में यूनिट सेटअप करता हूँ, क्या नोएडा की बैंक से ही मुझे संपर्क करना होगा या आगरा? तो आपको नोएडा की ही बैंक से, नोएडा के ही DIC से आपको बात करनी पड़ेगी। जी। दूसरी बात ये थी, जनरली प्लांट मशीनरी के लिए बैंक वाले सीधे सप्लायर तो चेक इशू करते हैं, पेमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में करते हैं। तो पुरानी मशीनरी या प्लांट हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। उसमें दिक्कत आती है पुरानी मशीन में। तो मान के यही चलें कि नया सेटअप है तो प्लांट मशीनरी भी थोड़ा बहुत पुराना भी हो, जो अपने कंट्रीब्यूशन से भी जो कवर हो जाए, वहां से कर ले, और बाकी जो बैंक के थ्रू आएगा। अगर आप नया खरीदेंगे तो आपको IT से क्रेडिट तो मिल जाएगा। जी। एक तो ये रहा, और दूसरा, चलो मैं भूल गया पूछते चलो मैं तो वैसे यहाँ पड़ोस में मेरे JP गोयल साहब हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वहीं बगल में ही दफ्तर मेरा। मैं तो जाके, मुझे मालूम नहीं था इतना बढ़िया डेलीवरेशन दिया है बिटिया ने, तो मैं तो पता ही नहीं था मुझे। सामने आके पूछ लें। अब तो सामने हैं सर राकेश जी, अब तो कभी भी चले आएंगे। और ऋचा जी ने नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, कोई इंक्वायरी हो तो ऋचा बताई नहीं। मुझे मालूम ही नहीं था वास्तव में कितनी बढ़िया MSME और स्टार्टअप पे ऋचा पिछले 10 साल से वर्क कर रही है। तो मुझे बताता रहा हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे मालूम ही नहीं था। ये तो सर एक्चुअल में सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं आगरा की, सब में एज ए गेस्ट लेक्चर जाती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, इसमें इसकी स्पेशलाइजेशन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन नहीं, रुपेंद्र जी कुछ और पूछ रहे हैं सर? हर सर जी सर, एक जो सर ने भी क्वेश्चन पूछा था उसमें ये था कि हमने भी एक मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था, उसके हस्बैंड का सिबिल खराब था, फर्म थी जो DST, उसमें बैंक प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से ना
हस्बैंड अकेली जो वुमन है ना उसका जल्दी देना नहीं चाहते लोग, वो साथ में कोई मेल पर्सन को जरूर साथ में ग्रंटर बनाते हैं, और उसके जो हस्बैंड थे उनके फादर है नहीं थे, और लड़की के फादर कहते मैंने ग्रंटर नहीं, एक तरह से ग्रंटर नहीं बनना। और ऐसे ही कई सारे लोन है छोटे छोटे, जैसे क्रेडिट कार्ड वाले तो 90% डिफॉल्टर है बंदे, किसी न किसी चीज के लिए, ठीक है ना जी। क्रेडिट कार्ड तो 90% डिफॉल्टर है बंदे। तो बट ये है कि अब ऐसे केसों में क्या करें, जो जो वही बात आ गई, जो प्रोविजन कहती है कि वो सिर्फ वुमन एंटरप्राइजेज है, ये है नया यूनिट है, उसका देखे। वो बैंक जो अपने प्रोसीजर में लेके जाता है मैम, तो वो साथ में वो मेल पर्सन के भी डॉक्यूमेंट लगवाता है। तो फिर एक जगह तो हमें एफडीआर करानी पड़ गई इमीडिएट, क्योंकि हस्बैंड का 1.5-2 लाख का डिफॉल्ट था, वो 2 लाख की एफडीआर करानी पड़ गई। 10 लाख के लोन के चक्कर में 2 लाख रुपया वो फंस गया। और उसके बाद भी 2% इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है मुद्रा लोन का, 2% एनुअल कोई चार्जेस भी लेते हैं वो 10 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर, ऐसा भी है। 5 लाख के ऊपर चार्जेस है, 5 लाख से पहले चार्जेस वो सिंपल इनकी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं, वो शुरू में है ना, बाद में हर साल भी लेते हैं कोई 2% गारंटी का कोलेटरल के बिना की कोई ऐसा चार्जेस नहीं सर, कोई चार्ज नहीं। कौन आपसे कह रहा है? सीजीटी ऐसे भी कवर का चार्जेस होगा, वो होता है। तो ये जो बिना उसके हस्बैंड के या उसके वो कोई है ऐसा कोई इशू, कोई एफएक्यू इशू किया हो उन्होंने ऐसा करके कुछ कि आपको कोई गारंटर की जरूरत ही नहीं है, जब वुमेन एंटरप्राइज इटसेल्फ उसकी फर्म चल रही है, सब कुछ अच्छा है, 1 करोड़ की टर्नओवर है, 2 करोड़ की टर्नओवर है, फिर भी ऐसा इशू रहता है। हेलो ऋषि मैम का माइक्रोफोन म्यूट हो गया। हाँ जी ऋषि मैम म्यूट हो गया है। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ऋषि मैम आपका माइक्रोफोन म्यूट हो चुका है, इसे अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर बताइए, मेरा एक फोन आ गया था। अच्छा बताइए राजेंद्र भाई क्या कह रहे थे आप? रुपिंदर भाई नहीं, मेरा तो यही था सवाल कि ऐसा कोई गाइडलाइन या उन्होंने ऐसा इशू किया हुआ कि इस ऐसे लोन में जहाँ एक हस्बैंड या मान लो एक सिंगल लेडी है, उस केस में कैसे मतलब लोन वगैरह का कर सकते हैं? सर देखिए, इस केस में ऐसे बहुत प्रॉब्लम आती है। पीएम का पोर्टल है, तो वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसका क्वेरी बहुत जल्दी सॉल्व होती है। जो सीपी ग्राम वाला पोर्टल है मैडम जो? हाँ सीपी ग्राम, वो इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि गवर्नमेंट की ना गाइडलाइन होती है, खासकर मुद्रा लोन के केस में तो बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको कोई बैंक वाले ऑफिसर ज्यादा परेशान कर रहे हैं और जेन्युइन बोरोवर है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप इस पीएम पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं और बैंक ऑफिसर को आपको इंटीमेट करना ही पड़ेगा। थैंक यू। और बाकी सब क्वेरीज के लिए आप मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं। फोन नंबर है 897 वाला, तो इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और सेशन कराएंगे रिचा जी आपका एक बार और, है ना? और अच्छा काफी मतलब जैसे कहते हैं वैल्यूएबल सजेशन आए हैं यहाँ पर, और मैं हर सर से पूछूंगा अगर कोई और भी हैं तो प्लीज प्रैक्टिकल भी करके दिखा देना सब ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट सेशन कभी भी करेंगे। दीपक जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हाँ मैम, ये था जैसा होता है कि नॉर्मली जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, यदि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में होता है, जैसे बैंक जो फाइनेंस करता है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो वो डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट कर देता है, और प्लांट और मशीनरी वो लो क्वालिटी की भेज देते हैं, क्योंकि कोटेशन हमारी पहले लगती है। हेलो। हाँ जी सर बताइए। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि नॉर्मली क्या है कि जब बैंक पेमेंट भेज देता है कोटेशन के बेस पर, वहां से जो क्वालिटी आती है प्लांट एंड मशीनरी लेसर क्वालिटी की आती है, तो क्या कोई लीगल स्टेप्स ऐसे हैं जिसके हम कंप्लेंट कर सकें कि बैंक को या उसको कि ये जब मांगा और ये दिया उसके बाद, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आजकल। लीगल स्टेप तो आप बताइए क्या लीगल स्टेप? संजय जी पीछे बोल रहा हूँ। संजय जी। जी भाई साहब। भंडारी पीछे बोल रहा हूँ।
ये आपका और सप्लायर का झगड़ा है, सिविल कोर्ट में जाइए, सिविल फाइल करिए। जहाँ तक बैंक वालों की बात है तो रिचा ने पहले शुरू में ही बता दिया था कि बैंक वालों से तो नमस्ते करनी पड़ती है आपको, तो नमस्ते करनी पड़ती है। छोटी मोटी कमियां बैंक वाले खुद ही रिमूव करा लेते हैं बैठा के आपको। बाकी लीगलिटी उसमें कौन सा एक्ट लगेगा, कहाँ ये तो उसके लिए तो सिविल नोटिस वगैरह हमें खुद ही देने पड़ेंगे डायरेक्ट पार्टी को, और नहीं मानते सिविल फाइल करनी पड़ेगी। ये सब उस तरीके से है। फिर तो बैंक वाले क्यों क्या लेना, आपने रेपुटेशन दिया, उन्होंने पेमेंट कर दिया, लेकिन आपके आगे आपने सुना तो सप्लायर को तो बैंक पे चुना था। आनंद वार्षणी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद वार्षणी जी अपना अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मैंने एक जानकारी चाह रहा था मैं कि फर्म है हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक पार्टनर चाहता है कि मुझे लोन हो जाए, दूसरा चाहता है कि मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या जो चाहने वाला पार्टनर है उसके लिए लोन मिल सकता है? कौन सा लोन मिलेगा? सर उसकी फर्म के नाम पे नहीं मिलेगा। फर्म में तो जितने भी पार्टनर है सब तो म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए ना। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में अगर कोई लोन के लिए जा रहे हो तो, और अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो फिर उनको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा किसी स्कीम को। इंडिविजुअल जो आनंद ठीक वो सेम कोई तो ट्रेडमार्क थोड़ी होगा। अगर मान लो उस फर्म का नाम करना चाह रहा है, ब्रांड करना चाह रहा है, अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, पेटेंट राइट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें को यूज कर सकता है वो अपने नाम से इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको लेके। तो पार्टनरशिप से कोई मतलब नहीं है? नहीं, भले पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। जब एक पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई ऑटोमेटिकली नए काम के लिए। सर बीच में बोल रहा हूँ सर, मैं क्या करूँ? सर पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा हुआ है फंड्स कैसे मैनेज किए जाएंगे। नहीं सर, पार्टनर डीड में लिखा हुआ है फंड्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, लेकिन जब दूसरा पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों के आपस में टकरा रहे हैं, तो पार्टनरशिप तो लागू ही नहीं होगी ना, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में। वो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ गया ना। बात तो पार्टनरशिप की हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना सब। पार्टनरशिप लोन तो सर उसके लिए पार्टनरशिप में मिलेगा ना, फर्म पे मिलेगा लोन तो। वीडियो तो बंद था। नाम है पार्टनरशिप आपने बनाया हुआ है कि हम ट्रेड नेम से काम करेंगे पार्टनरशिप के अंदर। अब वो ट्रेड आपका रजिस्टर्ड नहीं है पेटेंट राइट के अंदर, पहले आपकी दिख रही होगी, आप नाम को यूज कर सकते हैं कहीं। जिस तरीके आपने देखा होगा कि पूरे जब हाईवेज पे शिवा ढाबा है, पहले कभी शिवा ढाबा एक हुआ करता था पूरे इंडिया के अंदर। वो शिवा ढाबा मोनोपोली तोड़ने वाला हर्ष शर्मा है इंडिया में, मैंने उसकी मोनोपोली तोड़ी है। उसने 2 लाख रुपए मांगे, मैंने 2 लाख रुपए दिलवाए उसको रात को, एक दिन रात को बैठ के। उसके बाद उसी शिवा ढाबा के नाम से मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहा, उसने करने नहीं दिया यहाँ पे। उसके फिर मैंने बदमाशी को खत्म करा, अधिकारियों को मैंने लाइन हाजिर कर लिया। जब अधिकारियों मैंने क्लास लगा ली तब चुप होकर एक बार मैंने तोड़ी मोनोपोली। और आप देखो आज पूरे इंडिया के अंदर जहां भी देखो शिवा ढाबा है हर हाईवे के ऊपर। पहले शिवा ढाबा ही हापुड़ के पास था, एक महेंद्र मामा करके है, उसका नाम था ये। में है ना पूरा बहुत होगा कि ज्यादा है। अगर किसी भाई का कोई और सवाल हो तो ठीक है, वरना तो हम बंद कर रहे हैं इसको। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं अंकित से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करेंगे, अंकित देव सहारनपुर। इसके बाद आप राष्ट्रगान भी करें। राष्ट्रगान के समय सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया सीट पे ना बैठें। सर मैंने देखा अपने, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शर्मनाक है कि हम अपने राष्ट्रगान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए खड़े भी नहीं हो सकते 2 मिनट के लिए। लोग लेटे रहते हैं, क्लास है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, कहीं किसी आप वहां पे नहीं बैठे हुए पार्क के अंदर, ये क्लास आपकी। बी इन डिसिप्लिन प्लीज। अंकित जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का हमारा मेन टॉपिक एमएसएमई का रहा, और एमएसएमई के ऊपर इतनी सारी क्वेरीज भी थी, और रिचा मैम ने जितने अच्छे तरीके से एमएसएमई पे अपना
डेलिब्रेशन दिया है उसके लिए जितना उन्हें थैंक कैन कहा जाए बहुत कम है। और आज की क्लास के बाद लगता है कि ऋचा मैम से 1-2 बार क्लास और लेनी पड़ेगी ताकि एमएसएमई के बारे में बाकी और बारीक जानकारियां भी हमें मिल सकें। आज के डेलिब्रेशन के लिए मैं उपकास की ओर से, हमारे छतरपुर और नर्मदाबाद की एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू मैम। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सीटों में प्लीज खड़े हो जाएं। थैंक यू सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, उपकाश चैनल के साथ ऐसे जुड़ते रहिए।